बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्रिया जनाब अली ज़फ़र साहब और ILF के सारे पाकिस्तान से जो मेरे तहरीक इंसाफ के वकील आए हुए हैं, मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और इस शानदार इस्तकबाल का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे अली ज़फ़र की जो उन्होंने मुख्तसर तकरीर की, मुझे जो चीज़ पसंद आई, इन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का, इन्होंने जो उनका कॉल था कि कुफ्र का निज़ाम चल जाएगा, लेकिन एक निज़ाम जिसमें नाइंसाफ़ी और जुल्म हो वो नहीं चल सकता। ये उससे पहले जो अहमद अवैस ने बात की कि मदीना की रियासत ये क्या थी, कि मैंने जान के इलेक्शन से पहले मदीना की रियासत की बात नहीं की, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कोई ये समझे कि मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूं वोट लेने के लिए। लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट आई तो मैं हर वक्त लोगों को बताता हूं कि जब तक हम उस विजन की तरफ नहीं जाएंगे, वो जो नजरिया था पाकिस्तान का, जो कायदे आज़म ने बार बार उन्होंने कहा, उनसे जब पूछा कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगी, उन्होंने कहा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन 1400 साल पहले बन गई थी। और इलामा इकबाल को जितना आप पढ़ें तो वो एक ही चीज़ कहते थे। इलामा इकबाल ये कहते थे कि जो मुसलमान माशरा था वो जब भी उठा है तो वो उन उसूलों की तरफ गया जो मदीना की रियासत के असूल थे। तो ILF, आप वो लोग हैं जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो मदीना की रियासत का जो बेसिस था वो कानून की बालादस्ती थी। यानी कोई इंसान कानून के ऊपर नहीं था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा किसी ने कि जी वो कुरैश की खातून है, उसने चोरी की तो उसको माफ कर दें, तो उन्होंने तब कहा कि मेरी बेटी भी अगर चोरी करे वो भी, उसको भी सजा मिलेगी। कोई कानून से ऊपर नहीं था। ये याद रखें, ये एक सिविलाइज्ड सोसाइटी का बुनियाद है कानून की बालादस्ती। कोई सोसाइटी जिसके अंदर कानून की बालादस्ती नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, कभी मुकाबला नहीं कर सकती उस माशरे का जिसमें रूल ऑफ लॉ है। मुसलमानों से पहले रोमन्स दुनिया की सुपर पावर थे, रोमन लॉ था। बाकियों को वो बार्बेरियंस कहते थे क्योंकि उनके पास कानून नहीं था। ग्रीक्स उससे पहले थे, उनकी सिटी स्टेट्स थी, डेमोक्रेटिक थी, कानून था, वो आगे निकल गया दुनिया से। जब मुसलमानों का अरूज हुआ तो मैं इसलिए बार बार अपनी यूथ को कहता हूं, नौजवानों को कहता हूं, वो स्टडी करें, वो तारीख का हिस्सा है, वो कोई मिथोलॉजी नहीं है। एक 623 को क्या था, हिजरत हुई, उसके बाद क्या, 625 को जंग बदर हुई, 636 को रोमन एम्पायर बैजेंटाइन यार्मो की जंग के अंदर हार जाता है।
जो 625 सिर्फ 313 लड़ने वाले थे। 11 साल के बाद रोमन एम्पायर गिर जाता है, 12 साल के बाद पर्शियन एम्पायर उनके सामने गिर जाता है। तारीख का हिस्सा है। तो क्या वो कदम उठाए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिससे ये इतना बड़ा दुनिया की तारीख का इनकलाब आया? ये हमें स्टडी करना चाहिए। मैंने ये अपने हायर एजुकेशन को कहा है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पीएचडी स्कॉलरशिप दें, बताएं, हमारे नौजवान स्टडी करें, क्योंकि ये तारीख का हिस्सा है। क्या था वो इनकलाब? कैसे वो अरब जिनको पूछता कोई नहीं था, दो सुपर पावर्स थी, एक तरफ पर्शियन एम्पायर, दूसरी तरफ रोमन एम्पायर, वो क्या चीज़ उन्होंने की कि दुनिया की तारीख बदल गई? और ऐसा सारे साइंसदान मुसलमान सबसे अजीम दुनिया की कौम बन गई। तो ये बड़ा ज़रूरी है। इसलिए ILF, इसलिए अल्लाह कुरान में कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखो, उनकी सुन्नत पे चलो। उनकी सुन्नत पे जो इंसान चलेगा वो बड़ा इंसान बन जाएगा, क्योंकि उनसे बड़ा इंसान कभी आया ही नहीं है दुनिया में, ना आ सकता है। और जो एक मिनट सुनो, और जो मदीना की रियासत थी, जो भी मुल्क उन उसूलों पे अमल करेगा वो ऊपर उठ जाएगा। इसलिए अल्लाह हमें कहता है कि उनके रास्ते पे चलो, उनसे सीखो, क्योंकि उनसे बड़ा रोल मॉडल कोई नहीं था। तो इसलिए हमें उसको स्टडी करना चाहिए। और उसमें जो नंबर 1 चीज़ हमें नज़र आती है, कानून की बालादस्ती। और इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है पाकिस्तान में। ये आप सबको समझना चाहिए कि ये एक पाकिस्तान में फैसला कौन वक्त है। ये जो सारे बेरोजगार सियासतदान इकट्ठे हो गए हैं, इसका एक मिनट सुनो, इसका अब सब पूछें कि ये सारे इकट्ठे हुए क्यों हैं, और इसके अंदर आपको समझ आ जाएगा कि ये कितना फैसला कुन वक्त है पाकिस्तान में। ये सारे इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि कानून की बालादस्ती नहीं मानते। ये कह रहे हैं असल में कि हम कानून से ऊपर हैं, हम जवाबदेह नहीं हैं। हम चोरी करें, हम डाके मारें, हमें कोई हाथ ना लगाए। हम अगर कोई हाथ लगाएगा तो जनाब ये इंतकामी कार्रवाई होगी, अदालत फैसला करेगी। पूरा 2 साल के बाद, JIT के बाद अदालत फैसला करती है, तो वो अगला कहता है मुझे क्यों निकाला, मानता ही नहीं है। पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट के वो फैसले नहीं मानता। उसके बाद उनके सारा जो फैमिली है वो कोई मानती नहीं है। तो वो क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो असल में ये कह रहे हैं कि हम कानून के ऊपर हैं। पाकिस्तान का कानून हमारे लिए नहीं है, हम कोई ख़ास क्लास है। ये जो मर्जी करो मुल्क में। हम शुरू हुए 1 फैक्ट्री से 30 फैक्ट्रियां बन गई, अरबों रुपया आ गया, बाहर प्रॉपर्टीज आ गई, लेकिन हमें कोई नहीं पूछ सकता। और ये है असल में, ये है फैसला कुल वक्त पाकिस्तान में। क्या ये क्लास जिन्होंने 30 साल से सिर्फ ये देख लेंगे 30 साल पहले इनके पास क्या था और आज क्या, अगर ये क्लास ये समझ रही है कि सड़कों पर निकल के इमरान खान को ब्लैकमेल कर लेंगे, तो आपने अभी पहले देख लिया कि जलसे कितने बड़े बड़े हमने किए हैं। मैं ये सारे मिलके भी, ये कोई 2 साल भी जलसे कर दें तो एक जलसा हमारा इनसे ज़्यादा था। और उसकी वजह है लोग निकलते हैं किसी मकसद के लिए, किसी नजरिए के लिए निकलते हैं।
लोग निकलते हैं जुल्म का मुकाबला करने के लिए, लोग किसी की चोरी बचाने के लिए नहीं निकलते। खुद लंदन बैठा हुआ है, कारकुनों को कह रहे जनाब आप जाके आप सड़कों पर निकले और उसकी चोरी बचाएं। वो आप कीमे के नान भी खिला दें, वो फिर भी नहीं निकलेंगे। जबरदस्ती लोगों को पैसे, अच्छा मुझे ये भी पता है कि पैसे भी बड़े चलाने की कोशिश करेंगे, ये पैसे भी आ रहे हैं इनके लिए। मैं सारे इनके कारकुनों को कहता हूं पैसे भी खाएं, कीमे के नान भी खाएं, लेकिन आराम से घर बैठें। लेकिन मुझे एक इनका नया स्पोक्समैन बना है। अब मैं क्या कहूं, हमारे मिनिस्टर का भाई है, नहीं मिनिस्टर का भाई है, वो मुझे कहता, मैं देख रहा था किसी टीवी प्रोग्राम में, कहता कि नवाज शरीफ को उसने आयतुल्लाह खामोनी के साथ मिला दिया। कहता आयतुल्लाह एक सुनो, कहता कि आयतुल्लाह खामोनी भी बाहर चला गया था मुल्क से। अब वो देख रहा था, मैं उसको भी देख रहा हूं कि क्या ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं, क्या ये समझते हैं कि लोगों को पागल बनाया जा सकता है कि आयतुल्लाह खामोनी भी बाहर गया था। आयतुल्लाह खामोनी को बाहर जबरदस्ती बंदूक की नोक पे भेजा गया था। यहां मिन्नतें कर करके बीमारियां हो गई, 6 बीमारियां हो गई, 12 बीमारियां हो गई। मुझे याद, अब हमारी कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, सुने जरा, अभी सुनो कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, इधर सुने। अब जनाब कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, हमें एक अदालत ने कह दिया कि जी अगर नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो गवर्नमेंट जिम्मेदार है। अब हम अदालत की भी रिस्पेक्ट करते हैं। कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, 6 घंटे मीटिंग चल रही है, डॉक्टर्स बैठे हैं कि जी ये भी बीमारी होगी, उसको ये भी बीमारी होगी, उसको ये भी बीमारी। अब हम सारे बैठे परेशान सुन रहे हैं कि इतनी बीमारियां एक आदमी को हो सकती हैं। जब वो उसकी सारी बीमारियां बताई तो मैं देख रहा था वो कैबिनेट मीटिंग में शिरीन मजारी, हमारी ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर हैं, उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब जो भी शिरीन को जानती हैं, अगर शिरीन मजारी की आंखों में आंसू आ गए तो सोचें कि किस तरह की बीमारियां हमें बताई गई थी। हमें खौफ आ गया कि ये वो जहाज की सीढ़ियों पे भी चढ़ सकेगा या नहीं। और ये वो वहां जाके जैसी लंदन की हवा लगी, एक और नवाज शरीफ निकला है और उसको जुबैर कह रहे कि ये आयतुल्लाह खामोनी के साथ मुकाबला कर रहा है उसका। आयतुल्लाह खामोनी से ईरान की पब्लिक प्यार करती थी। आयतुल्लाह खामोनी उसके लिए हेलीकॉप्टर से लाहौर से निहारियां नहीं आया करती थी, वो थोड़ा सा दही और रोटी पे गुजारा करता था। वो जब आयतुल्लाह खामोनी इस दुनिया से गया तो वो छोटा सा उसका घर था। वही सरकार मदीना की ट्रेडिशंस पे, उनकी सुन्नत पे चल रहा था। उन्होंने भी मस्जिद नबी में रहे। जब मुसलमानों की फौजें सारे अरब पे छा गई, उन्होंने महल्लात नहीं बनाए। आयतुल्लाह खामोनी की लंदन में अरबों अरबों रुपए की उसके और उसके बच्चों की जायदादें नहीं थी। उसकी बेटी के पैनामा पेपर्स के ऊपर 4 बड़े बड़े महंगे लंदन के फ्लैट्स उसके बेटी के नाम नहीं आ गए। उसको मुकाबला करना किधर आयतुल्लाह खामोनी और किधर हमारा निहारी खाने वाला। लेकिन सुनो लेकिन फिर जरा सुन ले। मैंने जब
इसके साथ वो जो सारे अभी बेरोजगारों की मैं लाइन देख रहा था, तो उनको, और जब इनके भी सारे लोगों को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि क्या उनको कोई शर्म नहीं आती कि उनके लीडर ने इतना मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले गया? कोई शर्म नहीं आती आपको कि पहले लोग, गुर्बत कितनी है हमारे मुल्क में। एक 3 दफा प्राइम मिनिस्टर, 1 से 30 फैक्ट्रियां, लंदन में हर बच्चे के अरबों रुपए के घर, हिल मेटल, कोई यानी कोई उनको नहीं कि आज तक एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं बता सका कि ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज कैसे आई, ये मनी ट्रेल किधर है, ये पैसा बाहर कैसे गया। अगर मैं एक क्रिकेटर होके एक फ्लैट लेता हूं 34-35 साल पहले और 40 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकता हूं अदालत को, जब मुझे जरूरत नहीं थी, मैं तो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, मैं तो कोई वजीर नहीं था, मैं तो कोई वजीर आला नहीं था, मैं तो क्रिकेट खेलता था, इंटरनेशनल क्रिकेटर था। उसके बावजूद अदालत के अंदर मैंने जो उन्होंने मेरे से डॉक्यूमेंट्स मांगी, 40 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाए उनको। तो जो 3 दफा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एक डॉक्यूमेंट ना दिखा सके, तो इनके जो लोग हैं सारे, क्या उनको कोई शर्म नहीं आती कि गरीब मुल्क से पैसा लेके बाहर ले गया? मैंने सोचा कि कोई इतना, या तो बहुत ही बड़ा कोई डफर होगा जो समझे कि वाकई ये ईमानदार है। लेकिन फिर चंद दिन पहले मैंने देखा कि इनका एक सीनियर ओहदेदार सुबह के 3 बजे किसी खातून के घर तंजीम साजी करने चला गया। और बड़ा हैरान हुआ कि उस खातून के भाइयों ने मारा क्यों उसको। तो फिर मैंने सोचा कि वाकई इनकी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो वाकई समझेंगे कि वो ईमानदारी से पैसा बाहर लेके गया। देखें, मेरे ILF के बाशऊर लोग, आप सब बाशऊर हैं, आप कानून जानते हैं, आप इस मुल्क की फ्यूचर हैं। ये मुल्क, ये अल्लाह की एक नेमत है हमारे लिए। मैं आज आपको कह रहा हूं कि अल्लाह ने जो जो इस मुल्क पे हमें दिया है, हमें नहीं अंदाजा कि अल्लाह ने क्या क्या नेमतें बख्शी हैं। लेकिन अपने ज़हन में डाल लें कि कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं होता। जिस मुल्क के और ख़ास तौर पे हुक्मरान अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, वो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता। स्विट्जरलैंड है, अमीर तरीन दुनिया का मुल्क है, कुछ भी नहीं है उस स्विट्जरलैंड के पास। हमारे ये जो नॉर्दर्न एरियाज के जो पहाड़ है, जो यहाँ जिसने भी ये पहाड़ देखे हैं, मैंने स्विट्जरलैंड देखा है, वो मुकाबला ही नहीं कर सकता जो खूबसूरती अल्लाह ने यहाँ दी है। जो ज़रख़े ज़मीन दी है, जो हमारी वैरायटी दी है, यानी अल्लाह ने क्या चीज़ नहीं दी इस मुल्क को। लेकिन ये जहन में डाल लें कि कभी भी कोई मुल्क, जब उसके हुक्मरान अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं और जब वो करप्शन पे लग जाते हैं, कोई मुल्क तरक्की नहीं करता। दुनिया में वसाइल में अमीर तरीन मुल्क हैं, हमारे से भी ज़्यादा वसाइल है, लेकिन हमारे से ज़्यादा गुर्बत है, क्योंकि वहाँ भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं हुक्मरान जो मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले जाते हैं। आज ये आपको समझना है कि दुनिया से हो क्या रहा है। हम अकेले नहीं हैं जो पाकिस्तान में, जिधर हमारी रिसोर्सेज चोरी करके बाहर जा रही हैं। दुनिया में गरीब, ये अभी रिपोर्ट आई है कि दुनिया में जो गरीब मुल्क हैं उनसे हर साल 1000 अरब डॉलर चोरी होके जाता है। मगरबी ममालिक में, लंदन में, बड़े बड़े फ्लैट्स में, ऑफशोर अकाउंट्स में हर साल 1000 अरब डॉलर गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों पे जा रहा है। इसलिए तो आप देख रहे हैं
किश्तियों में लोग कोशिश कर रहे हैं यूरोप जाने के लिए, मर रहे हैं, डूब रहे हैं इमिग्रेंट्स जो हैं, क्योंकि वो जाना चाहते हैं उधर, क्योंकि उनके मुल्क खोखले कर देते हैं। यही जो एलीट है ये चोरी करके मुल्कों को खोखला कर देती है। पैसा जब यहां से बाहर चला जाए तो नौकरियां तो बाहर मिलेंगी, या स्कूलों में और अस्पतालों में पैसा कैसे खर्च होगा जब जो भी सरबराह वो अपना चेकअप भी मुल्क से बाहर करवाए हॉस्पिटल्स में, तो यहाँ हॉस्पिटल कैसे ठीक होंगे? पैसा तो बाहर जाके खर्च कर रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। ये जो इस वक्त जंग हो रही है ये फैसला कौन जंग है? ये इस्टेब्लिश करेगी कि सारे लोगों के ऊपर कानून जितना मर्जी ताकतवर हो, कानून के वो नीचे है, और वो जितनी मर्जी ये ब्लैकमेल करें। ये मैं आज आपको बता दूं कि जिस दिन जो भी जब मुशर्रफ ने किया था, वो प्रेशर में आके वकला मूवमेंट चली थी जिसमें हमने सबने शिरकत की, मकसद तो उसका कुछ और था। हम तो आज़ाद अदलिया चाह रहे थे और शुक्र है आज पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है। लेकिन 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 उस प्रेशर में जनरल मुशर्रफ उस प्रेशर में आके एनआरओ दे गया दोनों को, और वो एनआरओज ने पिछले 10 साल में जो इस मुल्क के साथ किया है, इस मुल्क की जो इन्होंने माशियत तबाह की है, जो कर्जे चढ़ाए हैं, हमें आके कहते हैं कि जनाब आप जवाब दें। हमारे से पूछते हैं जब एक मुल्क, एक गवर्नमेंट जितना टैक्स इकट्ठा करती है साल में, उसका आधा टैक्स, उसका जो आधा पैसा है वो इनके लिए हुए कर्जों की किस्तों में चले जाते हैं, तो मुल्क आगे कैसे बढ़ सकता है? बताएं हम किधर से पैसा लाएं तालीम पे, सेहत पे, अस्पतालों पे? क्योंकि आधा तो पैसा उधर चले जाता है सीधा बाहर कर्जों की किस्तों पे। तो तब तो ये 10 साल में इनको कोई फिक्र नहीं हुई कि जनाब मुल्क तबाह हो रहा है। मिल के दोनों हुकूमत कर रहे थे, तब तो जमहूरियत भी नहीं खतरे में थी, माशियत भी नहीं खतरे में थी, जब कर्जे चढ़ा रहे थे। ख्वातीन और हज़रात, इंशाअल्लाह आप ये अब देखेंगे कि ये जो पाकिस्तान जिधर अब पहुंच गया, इंशाअल्लाह आप देखेंगे ये, इसको कहते हैं टिपिंग पॉइंट। जो मुश्किल 2 साल थे वो बड़ी मुश्किलों से हमने निकाल लिए, बड़े बड़े इम्तिहान आए। हमें शुरू में तो डिफ़ॉल्ट से बचना पड़ा, उसके बाद ये जो कोविड का आया, सारी दुनिया में जो कोरोना का क्राइसिस आया, जिस तरह पाकिस्तान निकला है, वो जिस तरह अली ज़फ़र ने कहा है, WHO कह रही है कि पाकिस्तान उन 4 मुल्कों में से है जो सबसे बेहतरीन तरीके से वो कोविड से निकले हैं। उधर से निकले तो फिर ये जो डाकुओं की कोलिशन है, इन्होंने कोशिश की हमें फैटिफ के कानून के ऊपर फंसाने की। उन्होंने कहा अगर आप फैटिफ पे अगर मैं ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगी, तो माशी तो तबाह हो जाएगी। तो फैटिफ को ब्लैकमेल उससे किया हमें एनआरओ लेने के लिए। एनआरओ कहते जी अच्छा मुनाफिकत देखें, हम कोई एनआरओ नहीं मांग रहे। वो जो इन्होंने हमें जो कहा जी हम फैटिफ में तब आपके साथ चलेंगे अगर 34 शिकें नैब के कानून की 38 में से 34 शिकों को चेंज करो, तब हमें फैटिफ के ऊपर वोट देंगे, मतलब नैब को ख़त्म कर दो। उस पर कोशिश की, ब्लैकमेल की। जब उधर से निकले तो अब ये घबरा गए। घबराए इसलिए हैं कि पाकिस्तान इस वक्त ऊपर जा रहा है। इस महीने आप हैरान होंगे साहब कि सारी दुनिया में इस वक्त मुश्किल हालात है। पाकिस्तान में जो सीमेंट की सेल हुई है पिछले महीने, वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा हुई है। जो पिछले महीने मोटरसाइकिलों की एक मिनट जो मोटरसाइकिल की सेल हुई है पाकिस्तान में, वो भी रिकॉर्ड सेल हुई है एक महीने में। इसका मतलब कि मुल्क आगे निकल रहा है। इसका मतलब कि हम अब वो बुरे बुरहान से निकल रहे हैं। इसलिए भी इनको मुश्किल पड़ी हुई है कि जल्दी जल्दी से तब्दीली ले, गवर्नमेंट चेंज करो। देखें, और ये जो एक आखिर में मैं 2 पॉइंट्स कहना चाहता हूँ। इन्होंने ये जो बात की, जो पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर उन्होंने जो हमले किए हैं और जो ज़बान इस्तेमाल की है,
मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी एक इस वक्त अगर हिंदुस्तान का एजेंडा कोई भी लेके फिर रहा है तो वो ये लेके फिर रहे हैं। पूरा पाकिस्तानी फौज के जो ये ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वही एजेंडा है जो फैटफ का एजेंडा है, जो हिंदुस्तान पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने में। ये वही एजेंडा है कि अगर पाकिस्तानी फौज कमज़ोर होती है तो आप खुद ही देख लें मुसलमान दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है। लिबिया से लें, सीरिया में चले जाएं, इराक में जो क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, सोमालिया में क्या हो रहा है, यमन में क्या हो रहा है, सारी मुसलमान दुनिया में आग लगी हुई है। जिस तरह अली ज़फ़र ने कहा, हमें फ़ख्र करना चाहिए अपनी फ़ौज को कि इतना बड़ा जो दहशतगर्दी की या जंग चली, आज हम महफूज हैं। उनकी कुर्बानियों की वजह से हम महफूज हैं। और ये पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर ये जो उंगलियां उठा रहे हैं, मैं इनसे सवाल पूछता हूं कि मुझे क्यों नहीं कोई प्रॉब्लम, मुझे कोई पाकिस्तानी फ़ौज से क्यों प्रॉब्लम नहीं है? मुझे क्यों हर जगह पाकिस्तान की फ़ौज खड़ी है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ, हर एजेंडा के साथ खड़ी है, हमें क्यों नहीं प्रॉब्लम? कौन सा मेरा मंशूर है जिसके पीछे हमारी फ़ौज ने मदद नहीं की? बल्कि उधर जिधर फ़ौज नहीं भी करती, मसलन कोरोना में उन्होंने हमारी मदद की, फ़ौज का तो काम नहीं था। हाँ, कराची में मदद की, जिधर बड़ा बचाया, जो नालों के अंदर उन्होंने फ़ौज की वजह से सफाई की, बच गया कराची। एक मिनट सुने प्लीज़, सुन लें। तो मैं ज़रा आज को बताना चाहता हूँ कि इनका मसला क्या और मुझे क्यों नहीं कोई मसला। ये आपने सबसे समझना है कि ये इशू है क्या। इशू ये है कि अगर आज इमरान खान पैसा बनाना शुरू कर दे और अगर मैं यहां से पैसा चोरी कर करके बाहर मनी लॉन्ड्रिंग शुरू कर दूं, तो सबसे पहले हमारी ISI को पता चलेगा। क्यों पता चलेगा? क्योंकि ISI एक दुनिया की टॉप एजेंसी है, मानते हैं उसको। ये जरा समझने की कोशिश करें आप। मुझे इसलिए नहीं प्रॉब्लम क्योंकि ISI को पता है कि इमरान खान कैसी जिंदगी गुजार रहा है। इनको क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि बाकी सारे इदारों को तो ये कंट्रोल करके बैठ जाते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब वो केस चल रहा था पैनामा का, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस खोसा ने क्या कहा था? उन्होंने कहा सारे पाकिस्तान के इदारे मफलूज कर दिए गवर्नमेंट ने। कोई भी पाकिस्तान का इदारा इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं कर रहा, ना नैब कर रही है, ना SCCP कर रही है, ना FBR कर रही है। कोई भी इदारा ये गवर्नमेंट को चेक नहीं कर रहा। जिनका काम चेक और बैलेंस करना है वो सारे इदारे कंट्रोल कर लेते हैं। एक इदारा रह जाता है, उनको पता है कि पाकिस्तान ISI को सारी इनकी चोरी का पता है। अब उसको कंट्रोल करने की कोशिश होती है और उधर लड़ाई होती है। इसलिए तो नवाज शरीफ की हर आर्मी चीफ से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो उसको पंजाब पुलिस बनाना चाहता है। और क्योंकि फौज को पता है, जब उनको पता चल जाता है वो जाके चुप करके बताते हैं इनको कि देखें जी आपने इधर इतनी कमीशन ले ली, उधर इतना पैसा बना लिया। तो ये उनको सारा वक्त डरे हुए होते हैं। तो जब नवाज शरीफ ने कहा ना कि जी वो मुझे एक ISI के जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा कि इस्तीफा दो, क्यों उसने कहा और तुमने क्यों चुप करके सुन लिया? क्योंकि ज़हीरुल इस्लाम को पता था तुमने कितना पैसा चोरी किया हुआ है। और तो इसलिए आप समझ